अपनी जन्मभूमि को केंद्र बना करके वहां पर न केवल अपने पारिवारिक परंपरा का दायित्व कर रहे हैं, बल्कि अपने इष्ट देवों को भी स्थापना का कार्य संपन्न करते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ उत्तराखंड के नौजवानों को इसके माध्यम से एक नई प्रेरणा भी दी है। उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड की इस देवभूमि पर पूरा देश और पूरी दुनिया बड़े गौरव के साथ इस भूमि को सम्मान देती है। ये मेरा सौभाग्य है कि इसी भूमि पर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहां के इस विशाल प्राकृतिक सौंदर्य को जिस तन्मयता के साथ और जिस तत्परता के साथ सुरक्षित करने का कार्य आप सबने किया है, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं यहां पर देख रहा था अभी नई नई चीजें आ रही हैं, नया विकास हो रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस का इससे अच्छा केंद्र और क्या हो सकता है, जहां सब कुछ प्राकृतिक है, जहां की यानी दुनिया नेट जीरो की बात करती है, यानी कार्बन उत्सर्जन जहां जीरो हो। और मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कार्बन उत्सर्जन नेगेटिव में है, जहां पे कार्बन उत्सर्जन की कोई संभावना ही नहीं, इतनी वन संपदा है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य जहां होगा वहां आध्यात्मिक अनुभूति स्वतः होती भी दिखाई देगी, और आध्यात्मिक अनुभूति होगी तो ये मान करके चलिए कि वो देवभूमि के अलावा दूसरी भूमि नहीं हो सकती है। इसी देवभूमि से निकली हुई दो पवित्र नदियां मां गंगा और यमुना जब प्रयागराज में मिलती हैं तो वह अदृश्य मां सरस्वती के साथ मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और वहां पे जब त्रिवेणी संगम बनता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 22-23 दिन के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ में 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया है। दुनिया ने भौतिकता के लक्ष्य को बहुत प्राप्त किया है, अब वह आध्यात्मिक रूप से शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और उसके लिए उस प्रकार का वातावरण देना यह सरकार का दायित्व भी है और समाज का दायित्व भी है। दोनों मिलकर के जब चलेंगे इस प्रकार का वातावरण अपने आप बनेगा। आप अनुमान करिए, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा, 20 दिन और होने हैं। 39 करोड़ श्रद्धालु तो अभी तक आ चुके हैं, और 39 करोड़ का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, यानी भारत की आबादी या तो इससे ज्यादा है या चीन की आबादी इससे ज्यादा है। और जब
26 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज के समारोह का भव्य आयोजन होगा। आप अनुमान करिए, तब तक मेरा अनुमान है कि 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार भी बनेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के भी जाएंगे। वास्तव में जो ये तीर्थ हैं, मां विंध्यवासिनी का धाम हो, मां गढ़वासिनी के धाम हो, हमारा बद्रीनाथ धाम हो, मां केदारनाथ धाम हो, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री के धाम हो, हरिद्वार ऋषिकेश हो, या फिर जितने भी हमारे धाम हैं, ये सभी वास्तव में राष्ट्रीय एकात्मता के केंद्र है। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती मिलेगी तब जब अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे मन में उस प्रकार का एक सम्मान का भाव कूट कूट करके भरा हो। उत्तराखंड ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया। उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उत्तराखंड इस देश की रक्षा सेवाओं के लिए भी और देश के अन्य तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए भी अपने सपूतों को देश की सेवा के लिए समर्पित करती है। अभी इस कार्यक्रम के में आने से ठीक पूर्व मुझे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी उत्तराखंड की भूमि में उनका जन्म हुआ। कितनी सहजता, कितनी सरलता, लेकिन राष्ट्र प्रेम उनके मन में कूट कूट करके भरा था। जंग में जीत का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, वह विकल्प केवल और केवल राष्ट्र प्रेम है। वह भाव आपके अंदर पैदा होगा राष्ट्रभक्ति से, और यह कहना था जनरल बिपिन रावत जी का। इस धरती ने बहुत, चाहे वह सेना में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक विभूतियों को जन्म देकर के देश की सेवा के लिए समर्पित किया। और उसी परंपरा में मीडिया के माध्यम से जन सेवा के इस कार्यक्रम को और मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के इस अभियान को आगे बढ़ाने का जो कार्य मैं देख रहा था, आज से लगभग 8 वर्ष पहले से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसी उत्तराखंड में रैबार नाम से उत्तराखंड के लोगों को एक मंच दिया था, एक प्लेटफॉर्म दिया था। और वह कार्यक्रम, आज उस कार्यक्रम को श्री मंजीत सिंह नेगी जी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस वर्ष दिल्ली में गत वर्ष इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ था। अलग अलग विभूति एक मंच पर आते हैं तो विकास की एक सोच को आगे बढ़ाते हैं, और आज उन्होंने एक नया विकल्प दिया। यहां पे इस बनास गांव में मां विंध्यवासिनी और मां गढ़वासिनी के इस धाम में प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम करके, बजरंगबली की मूर्ति का कार्यक्रम का स्थापना करके, मां गढ़वासिनी की मूर्ति की स्थापना करके यहां पर उन्होंने उस दिव्य अनुभूति को और मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उत्तराखंड के नौजवानों को एक नई प्रेरणा दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि गत वर्ष ही इसी जनवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर और रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस बार हमें इस गढ़वासिनी देवी के इस धाम में प्रभु श्री राम की इस भव्य मूर्ति राम दरबार के साथ स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं मंजीत नेगी जी को, श्रीमती चेतना नेगी जी को,
और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, उनके मित्रों, शुभचिंतकों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि मां गढ़वासिनी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए इस मातृभूमि के प्रति पूरे उत्तराखंड वासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का भाव जागृत करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस समय मां गढ़वासिनी की उन्होंने पूजा अर्चना की है और देखिए अपने भाषण में, अपने संबोधन में उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है, जहां हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए महाकुंभ 2025 में अब तक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। उत्तराखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आने हैं, लेकिन उससे पहले मुस्लिम वोटों पर सियासी पारा हाई हो गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन यानी कि AIIA के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को बीजेपी के नाम पर अब तक डराया गया है, जिसे खत्म करना जरूरी है। रशीदी ने यह भी कहा है कि बीजेपी मुस्लिमों का कुछ भी नुकसान नहीं करती है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर ख़त्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए। तो आप रशीदी साहब को सुन रहे हैं। देखिए, जिन्होंने पहली बार बीजेपी को वोट किया और खुद उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने आकर ये बात कही है, ये सवाल उनसे पूछना ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर इस बात को उन्होंने जगजाहिर क्यों किया है। हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे रशीदी साहब। ज़िंदगी में पहली बार जो उन्होंने बीजेपी को वोट किया है उसकी बाकायदा उन्होंने नीली स्याही दिखाकर ये बात कही है। हमारे साथ रशीदी साहब जुड़ गए हैं, लाइव सीधे रुक करेंगे उनकी तरफ। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। और ये जो आपने नीली स्याही वाली उंगली दिखाई है सर, इस पर आपने एक बड़ा बयान भी दिया है कि आपने पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, वोट देने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद ये बताना जरूरी नहीं होता कि आपने वोट किसको दिया है, लेकिन आपने बताया है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने इसलिए बताया है कि मैं अपने समाज को, अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में डरकर नहीं जीना है। हिंदुस्तान में जिस तरह विपक्षी पार्टियां आपको डराकर आपका वोट ले रही हैं, वो डरने की जरूरत नहीं है हमें। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। संविधानिक जितना अधिकार किसी मेरे हिंदू भाई का है देश में, इतना ही मेरा भी है। तो हमें क्यों डरना? विपक्षी पार्टियां हमें मशीन समझती हैं बीजेपी को हराने का। एक परसेप्शन बन गया है कि मुसलमान बीजेपी के हराने के लिए वोट करता है। मैंने उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए वोट किया है और वोट करके फिर सबको बताया है। और आप मेरे बूथ पर, जहां मेरा बूथ है, इसको ये भी कर सकते हैं जाकर के भाई मैंने वोट दिया है कि नहीं दिया है,
मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मैंने जानबूझकर वोट दिया है और अपने समाज के अंदर से डर और भय खत्म करने के लिए और ये परसेप्शन खत्म करने के लिए कि मुसलमान हराने के लिए नहीं, बीजेपी को जिताने के लिए भी वोट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये बताइए रशीदी साहब, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए जाते हैं और आपको भा गए? क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक भी जो आपके बयान सुने गए हैं वो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप अपनी भागीदारी जो देकर आए हैं उसमें आपने बीजेपी को वोट दिया है। आपने बता दिया है कि आप मुसलमानों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं जो कि जरूरी होता है। अब बताइए कि बीजेपी के वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित कर गए? देखिए, बात मुद्दे प्रभावित करने की नहीं, असल में क्या है कि आप लोग एक ऐसा सवाल पूछते हो जिससे लगेगा कि शायद मैं बीजेपी में शामिल हो गया, मैंने बीजेपी की नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने कुछ तो विचारधारा बीजेपी की जो है उसके साथ अपनी बातों को मैच करते हुए देखा होगा, तभी आपने बीजेपी के हित में वोट दिया है। और आप खुद मीडिया के कैमरों के सामने आके कह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। लेकिन जरूर जानना चाहेगी देश की वो मुस्लिम कौम कि आखिर आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा जो आपने बीजेपी को वोट दिया? मैंने आपसे बताया और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैंने इसलिए वोट किया है कि मुसलमान बीजेपी को हराने की मशीन नहीं है, या मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता। हम बीजेपी को जिताने के लिए भी वोट कर सकते हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें जो विपक्षी पार्टियां डराकर रखना चाहती हैं, हमें जो विपक्षी पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं, हमें जो अपने विपक्षी पार्टियां ये समझती हैं कि हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हमारे अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते और बीजेपी से डराते हैं हमें, मैंने उस डर को खत्म करने के लिए वोट किया है। बीजेपी की नीति क्या है, तो कौन सी नीति मुझे भागी, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर ठीक है, लेकिन सर ये बात भी तय है क्योंकि आप भी बहुत ही एस्टेब्लिश चेहरा हैं, AIIA के आप अध्यक्ष हैं, तो जाहिर तौर पर अब जो और मुस्लिम संगठन है वो शायद आपकी इस कदम को सराहे ना, आपकी बात का समर्थन ना करें, तो अब आप उनके रिएक्शंस को भी झेलने के लिए तैयारी करके बैठे हैं? देखिए, कोई भी आदमी जो अपने समाज के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता है उसको परेशानियों का तो सामना करना पड़ता है, उसको गालियां भी सुननी पड़ती हैं, उसको मार भी पड़ जाती है कभी कभी। तो मैं इस बात से नहीं डरता, बस मैं अपने समाज से इस डर को खत्म करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मेरा समाज डर कर ना जिए। मेरा समाज आंख में आंख डालकर बात करे हर पार्टी से, अपने वोट का सही अधिकार करे, सही इस्तेमाल करे और अपने जितने भी अधिकार हैं संवैधानिक, उन तमाम अधिकारों को समझकर तमाम पार्टियों के साथ में अगर बैठना हो, उनसे अगर वोट करना हो, तो उनसे पहले अपने अधिकारों की बात करे और ये बात करे कि मुझे आप क्या दे रहे हैं जिससे मेरा समाज आपको वोट दे। ये क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए और ये कब आएगी, जब हमारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर जो डर है, जिस तरह से हिंदुस्तान में डरा सहमा मुसलमान जी रहा है, मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य। ये आपका उद्देश्य समझ आ चुका है, लेकिन एक प्रश्न जरूर उठेगा अब आगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ और मुस्लिम संगठन भी आपसे उठाएं, ये सवाल पूछें, इसका उत्तर जानें। इससे पहले हम ही पूछ लेते हैं कि अगर भविष्य में बीजेपी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो क्या आप बीजेपी के साथ जुड़ेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी अछूत थोड़ा ही मुसलमान के लिए, बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान ने जो भी अधिकार मुसलमान को दिए हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद उससे ज्यादा अधिकार तो दे नहीं सकती मुसलमानों को। और जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को छीन भी नहीं सकती सत्ता में आने के बाद। तो फिर हम किस बात से डरते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि मुसलमान समाज क्यों डर रहा है। जब हमें संविधान पर इत्मीनान है, संविधान पर यकीन है, तो हमें डर किस बात का है? इसलिए मैंने ये जो पहल की है, मैं फिर कहता हूं, मैंने अपने समाज से इस डर को खत्म करने के लिए, ताकि मेरा समाज सामने आकर आंख में आंख डालकर हर पार्टी से बात करके वोट करने का काम करे और बीजेपी अछूत नहीं है इसको भी साबित करे कि बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। जो भी देश के लिए काम करेगा, जो भी सबके लिए काम करेगा, हम उस पार्टी को वोट कर सकते हैं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, मुस्लिम समाज में अगर देखें, बीजेपी का कोई अगर सबसे बड़ा चेहरा विरोधी है तो उसमें हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए जिस तरह की वो बातें कहते हैं वो उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग हटके है।
आपने जो संदेश देने की कोशिश की है, आपने वोट कास्ट किया है अपना और बीजेपी को आप वोट देकर आए हैं, आपने बात भी अब बोल दी है मीडिया के कैमरों के आगे, तो क्या यहां से संदेश मुस्लिम इतने बड़े चेहरे तक भी आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को तो आप ये मैसेज दे ही रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम बड़े राजनेता हैं उनको भी आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कौन चेहरा बड़ा है कौन चेहरा बड़ा नहीं है मैं इस पर नहीं जाना चाहता। सवाल ये है कि हम इसलिए थोड़े हिंदुस्तान में हैं कि हम किसी पार्टी का विरोध करें। क्यों करें भाई? विरोध पार्टी की नीतियों का हो सकता है, मैं आज भी करूंगा। अगर बीजेपी पार्टी मेरे समुदाय के लिए, मेरे धर्म के लिए या देश के लिए कोई नीति गलत करेगी, कोई नियत किसी गलत उद्देश्य से काम करेगी, मैं उसका विरोध करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को वोट देकर हम उसकी नीतियों का बहिष्कार नहीं कर सकते। जो गलत नीति होगी, जो भी गलत काम होंगे पार्टी के, मैं अब भी कर सकता हूं और अब ज्यादा कर सकता हूं। इसलिए कर सकता हूं कि मैं पार्टी से यह भी कह सकता हूं कि मैंने आपको वोट दिया है, इसलिए मैं आपको अपने समाज के अधिकारों का हनन नहीं करने दूंगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और दिल खोल के बीजेपी की सराहना करने के लिए और अपनी विचारधारा उनके साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, नोएडा की जानकारी आपको देते हैं, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने के मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है। पुलिस ने निजी स्कूल में 9वीं के छात्र को हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि गूगल की मदद से नाबालिग ने स्कूलों की मेल आईडी ढूंढ निकाली और धमकी भेजी। ये धमकी भरा मेल भेजा गया, धमकी भरा कंटेंट गूगल से कॉपी किया गया बाकायदा। ये भी जानकारी मिल रही है कि 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो दी गई थी वो इसी माध्यम से दी गई है। आरोप है कि स्कूल नहीं जाने के चलते उसने ये शरारत की थी। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित की गई थी और सभी स्कूलों को सेंसिटाइज किया गया था, चेकिंग की गई थी, सीसीटीवी चेक किए गए थे। लेकिन 12 घंटे बाद साइबर टीम ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल में एक बच्चे को हिरासत में लिया है जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो इन्हीं 4 स्कूल में से एक निजी स्कूल में 9वीं का छात्र था। फिलहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये तर्क दिया कि स्कूल जाने का मन नहीं था, लिहाजा जो ईमेल आईडीज़ हैं वो गूगल के माध्यम से निकाली गई, साथ ही जो कंटेंट है वो भी गूगल से ही कॉपी किया गया था। अब इस पूरे प्रकरण में नाबालिग बच्चे को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। थाना 126 क्षेत्र में ये मुकदमा लिखा था। संत कबीर नगर से खबर, जहां पर जिले में गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर किरण किन्नर की करीब 25 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस की कार्रवाई से पहले डुगडुगी बजी है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई से पहले डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई है, फिर मकान पर नोटिस चस्पा किया है। गोरखपुर के जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। किरण किन्नर पर गोरखपुर में डकैती, गुंडा एक्ट और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के मुकदमे दर्ज हैं।